तो इन्वेस्टिंग साइंस द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल सीरीज के सेशन 8 में आपका बहुत स्वागत है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में ना हम प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट को पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट तब फाइल किया जाता है कंपनी के द्वारा जब भी उसे कैपिटल रेज करना हो इन्वेस्टर्स से, क्योंकि इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा ना आपके कंपनी के बारे में कि उन्हें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। एक पूरा डिटेल होता है प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में। ये लगभग 400 to 500 पेजर रिपोर्ट है, बहुत बड़ा रिपोर्ट होता है, बट डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन होती है, सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाता है और कुछ ही ऐसे सेक्शंस है जिन्हें हमें पढ़ना है। एंड कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है इस रिपोर्ट को, कहां से इन प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स को हमें निकालना है, सर्च करना है, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर सेशन में कवर है। बिजनेस एनालिसिस का ये जो है ये लास्ट सेशन रहेगा बिजनेस एनालिसिस के चैप्टर का। इसके बाद हम मैनेजमेंट एनालिसिस के चैप्टर का शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद एनालाइजिंग द प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स। तो प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स को पूरा अच्छे से समझते हैं अभी इस सेशन नंबर 8 में। प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या? जो आईपीओ के वक्त डॉक्यूमेंट्स आते हैं, प्रोस्पेक्टस आते हैं, आपके डीआरएचपी हो गया, आरएचपी हो गया, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसको हम कहते हैं, राइट। कंपनी जो अभी आईपीओ में कंपनी क्या करने की कोशिश करती है, आपको इनवाइट करने की कोशिश करती है एज एन इन्वेस्टर, राइट। वो हिस्सेदारी बेच रही है अपना, और रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब करेंगे, खरीदेंगे, ओनरशिप खरीदेंगे कंपनी में, राइट, शेयर्स परचेज करके। बट क्यों खरीदेंगे? लाइक वाई शुड आई बाय द शेयर्स ऑफ योर कंपनी? तो उसके लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस फाइल करती है कि भाई ये हम हैं, हमारे सारे डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। 469 पेजर का ये डॉक्यूमेंट है और इसमें भर भर के इंफॉर्मेशन दी गई होती है अबाउट द कंपनी, अबाउट द इंडस्ट्री, बिजनेस, लिटिगेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। बट क्या हमें 469 लाइन बाय लाइन पेजेस पढ़ने हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट कैसे आप इफेक्टिवली इसे विद इन 10-15 मिनट्स पढ़ सकते हो उसका मैं आपको एक फ्रेमवर्क समझाऊंगा। डेफिनेटली मुझे ज्यादा वक्त लगेगा समझाने के लिए क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना इस फ्रेमवर्क को, आपको एक आदत हो जाएगी एंड यू विल बी नोइंग दैट व्हाट थिंग्स आई शुड लुक एट एंड व्हाट थिंग्स आई हैव टू रिजेक्ट, राइट। सो लेट्स गो। तो प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट तो इस तरीके से देखा होगा आपने हमेशा, भी ये सोना बीएलडब्ल्यू का है, राइट। अभी मेन क्वेश्चन सब कुछ मैं कवर करूंगा कि प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स में डीआरएचपी और आरएचपी, अभी इसमें डिफरेंस क्या है? डीआरएचपी और आरएचपी देखिए, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और आरएचपी मतलब भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। एक्चुअली ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? एक ड्राफ्ट है सेबी के अप्रूवल के पहले डीआरएचपी यहाँ पे लाती है कंपनी, जिसका अप्रूव होने के बाद उसे आरएचपी, फाइनल आरएचपी हम बोलते हैं, राइट। तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं, बस अप्रूवल का डिफरेंस है कि डीआरएचपी मतलब सेबी अप्रूवल से पहले वाला डॉक्यूमेंट, आरएचपी मतलब सेबी अप्रूव हो गया है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही है। फिर प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट्स इशू डॉक्यूमेंट्स और डेट ऑफर डॉक्यूमेंट्स भी प्रोस्पेक्टस के अंदर आते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, इन्वेस्टर्स को, लार्ज मासेस को यहाँ पे एक अपना ओनरशिप दे रही है, तो उसे प्रोस्पेक्टस लाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द कॉमन मोस्ट प्रिंसिपल ऑफ सेलिंग समथिंग। आप बेच रहे हो, राइट, ओनरशिप को, तो आपको बताना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को कि आपको हमारे कंपनी के शेयर्स को क्यों खरीदना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट्स इशू डॉक्यूमेंट, डेट ऑफर डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। आईपीओ का प्रोस्पेक्टस एक ही ऐसा प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो अभी इन प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट को कहां से एक्सेस करना होता है, कैसे पढ़ते हैं, सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा भाई, ब्राउजर पे आप जाओ और सेबी फाइलिंग्स, जैसे आप सर्च करोगे ना सेबी फाइलिंग्स, तो सेबी फाइलिंग सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ये कुछ लिंक मिल जाएगा, राइट। तो इस लिंक पर क्लिक करना है, सेबी के वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे फाइलिंग्स है। फाइलिंग्स मतलब वो सारे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट जो भी कंपनी यहाँ पे फाइल कर रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो प्रोसेसिंग स्टेटस वगैरह, तो फाइलिंग्स में सीधे पब्लिक इश्यूज, पब्लिक इश्यूज मतलब जो भी इशू आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, उसके डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद सेबी, रेड हियरिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी। बेसिकली दोनों एक ही चीज है, अप्रूवल का डिफरेंस है बस, और कुछ भी नहीं। और ये फाइनल जब सब कुछ खत्म हो गया है बात वो तब। तो यहाँ पे मैं ड्राफ्ट ऑफर पे जाता हूँ, राइट। और यहाँ पे कोई भी कंपनी हो आपकी, राइट, टाटा मोटर्स, कुछ भी कंपनी हो, आई नो कि अगर टाटा मोटर्स का मैं यहाँ पे सर्च करूंगा या किसी भी कंपनी का, जैसे कि सोना बीएलडब्ल्यू का अगर मैं सर्च करूँ, क्योंकि हम इस कंपनी को रिसर्च कर रहे हैं, राइट, सोना बीएलडब्ल्यू नाम है ना, तो सोना बीएलडब्ल्यू का सर्च करूँ मैं यहाँ पे, तो हाँ, February 24, 2021 को ये फाइलिंग्स आया था, आईपीओ इनका आया था। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे ये आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से सीधे और एक्सेस कर सकते हो।
तो अभी ये 2021 का है, राइट। इन्फॉर्मेशन कब की है? 2021 के, थोड़ा आउटडेटेड है डेफिनेटली, बट फिर भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें ना ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो रेलिवेंट होती है हमेशा। अगर मैं जुबिलेंट फूडवर्क्स इस कंपनी का एग्जांपल लेके बताऊं आपको तुरंत, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स का आईपीओ कब आया था? लेट्स सी दैट। जुबिलेंट फूडवर्क्स, पहले आपको कंपनी का नाम डालना है, उसके सामने डीआरएचपी आप डाल दोगे, सिंपल। इतना सा सर्च करने के बाद उसका डीआरएचपी रिपोर्ट प्रोस्पेक्टस जो है वो आ जाएगा आपके सामने। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स का लिमिटेड, यहाँ पे सेबी का वेबसाइट है, जनवरी 28 2010 में इस कंपनी का आईपीओ आया था। अभी आप पूछोगे क्या आप मुझे 15 साल पहले जाके इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने को बोल रहे हो? बिल्कुल हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन अभी आईपीओ बहुत पहले आया था तो वो डॉक्यूमेंट अभी भी यूजफुल नहीं है। उसमें कुछ होती है इन्फॉर्मेशन, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट या आपको एज एन इन्वेस्टर पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। अभी ये 15 ईयर्स पुराना डॉक्यूमेंट है, राइट। तो इसके ऊपर हम आएंगे बाद में, अभी पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं एक प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे डीआरएचपी आरएचपी मतलब आईपीओ के वक्त जो प्रोस्पेक्टस आता है वो, ये प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, राइट इशू डॉक्यूमेंट और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है वो भी बता देता हूँ। इनका भी जो फॉर्मेट है वो सेम ऐसा ही रहता है डीआरएचपी की तरह, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि सोना बीएलडब्ल्यू, कोई भी अगर आपकी कंपनी है ना जो जिस पर भी आप रिसर्च कर रहे हो, बिजनेस एनालिसिस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पहले तो बैलेंस शीट के ऊपर एक आइकॉन दिखाई देगा, नॉच दिखाई देगा कॉर्पोरेट एक्शंस का। कॉर्पोरेट एक्शंस में यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कब क्यूआईपी या कुछ राइट्स इशू हुआ है क्या। तो हाँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सोना बीएलडब्ल्यू में तो क्यूआईपी हुआ है। अगर आपकी कोई भी कंपनी हो, लेट से आपकी कंपनी है एपिग्रा लिमिटेड, राइट, ऐसे रैंडम कंपनी ले रहा हूं मैं कोई भी, और यहाँ पे आपको आना है और बैलेंस शीट के ऊपर कॉर्पोरेट एक्शन चेक करना है कि भाई यहाँ पे क्यूआईपी हुआ है क्या, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हुआ है। इसका मतलब तो पता ही होगा आपको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचना, राइट। आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन्वाइट कर रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए, आपके इक्विटी शेयर्स को खरीदने के लिए आपको कैपिटल रेज करना है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। तो यहाँ पे भी क्यूआईपी हुआ है। तो जब भी आपको क्यूआईपी या राइट्स इशू दिखाई देता है तो पहला काम है आपका उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना। ये एनुअल रिपोर्ट को आप इग्नोर कर सकते हो उस टाइम पे, और ये मैंने मेंशन भी किया था सेशन 5 में, राइट, क्योंकि इस प्रोस्पेक्टस में हर वो चीज होती है जो एनुअल रिपोर्ट में ऑलरेडी है, और उससे कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल होता है ये आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो। तो इस प्रोस्पेक्टस को आपको एक्सेस करना है तो पहली चीज आपको कंपनी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो एपिग्रल लिमिटेड में सर्च करता हूँ epigrel.com, राइट। epigrel.com अगर मैं सर्च करूंगा तो इनके वेबसाइट पे चले जाऊंगा, और इन्वेस्टर्स का सेक्शन एक होता है हमेशा यहाँ पे। ये इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आपको जाना है, देखना है, एक्सप्लोर करना है कि कहाँ पे हो सकता है। इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स पे जाता हूँ मैं। इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स में नीचे बिजनेस ऑफ एपिग्रल और क्यूआईपी, तो क्यूआईपी का प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट आता है, राइट। तो ये प्रीलिमिनरी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट है, और ये अप्रूवल होने के बाद का मेन क्यूआईपी डॉक्यूमेंट। ये डिस्क्लेमर है, इसको मैं टिक करता हूँ आई एक्सेप्ट, और फिर ये जो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट है मेरे सामने खुलकर आ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है डॉक्यूमेंट सारे, क्योंकि ये सारे प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स है, और इसका फॉर्मेट आपने देखा होगा सेम आरएचपी, आपका जो डीआरएचपी होता है वैसा ही दिखाई देगा आपको, राइट। बट सेक्शंस यहाँ पे थोड़े से चेंज हुए हैं, बट यहाँ पे समरी ऑफ द बिजनेस, समरी ऑफ द इशू, और जो नॉर्मल आपका अभी ये प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट है, और ये डीआरएचपी है। ये देखिए डीआरएचपी में यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बताना होता है शुरुआत में, क्योंकि आप पब्लिक को अप्रोच कर रहे हो। तो अभी हम सीधे हर एक सेक्शन को ओपन करके अच्छे से डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आप नोट कर लीजिए कौन से सेक्शंस को देखना है। समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, पहले सेक्शन जो जनरल है उसमें से ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। फिर सेक्शन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीआरएचपी पढ़ने का रीजन यही होता है कि मैं रिस्क फैक्टर्स को जानूं, राइट। सेक्शन 2 रिस्क फैक्टर्स, ये पढ़ना ही पढ़ना है। सेक्शन 3 इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज को डिटेल में। इसके अलावा भी कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट, बेसिस फॉर द ऑफर प्राइस। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मिस नहीं करना है, वही सिर्फ मैं बता रहा हूँ। फिर सेक्शन 4 अबाउट आवर कंपनी, द गोल्ड माइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, सब कुछ। तो इंडस्ट्री ओवरव्यू, आवर बिजनेस, कौन से रेगुलेशन है, पॉलिसीज क्या है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अराउंड जो अफेक्ट कर सकती है वो भी, आवर मैनेजमेंट, आवर प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर ग्रुप और ग्रुप कंपनीज। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क किया है। फिर सेक्शन 5 फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हमें पढ़ना है, सिर्फ ये लास्ट वाला सेक्शन काफी रहेगा, क्योंकि बाकी की इन्फॉर्मेशन हम एनुअल रिपोर्ट या क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट से पढ़ सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी एनालाइज किया है पिछले कुछ सेशंस में। तो सेक्शन 5 फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, राइट। प्रो फॉर्मा कंसोल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जस्ट एक आपको ओवरव्यू दूंगा बाद में जब हम शुरू करेंगे एनालिसिस। और फिर सेक्शन 6 ये हमें लाइक फॉरेंसिक या
रेड फ्लैग एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस पे हम एक डिटेल सेशन भी करेंगे, राइट। मैनेजमेंट एनालिसिस के चैप्टर में, अभी बिजनेस एनालिसिस का चैप्टर चल रहा है। तो ये लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ डिफॉल्ट्स वगैरह, कुछ लिटिगेशन है क्या कंपनी के अगेंस्ट, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सेक्शन में दी जाती है, राइट। सो ये आपको नोट कर लेना है कि कौन से चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है एट द स्टार्ट। तो चलिए, अभी यहाँ पे ना मैंने आपको राइट्स इशू का भी चीज बताया था कि कोई भी कंपनी में अगर QIP होता है तो वो समझ में आ गया कि वेबसाइट पे जाके आप QIP प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट खोल सकते हो, उसका देख सकते हो। तो फिर ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाके जो राइट्स इशू का है, तो यहाँ पे राइट्स इशू आ रहा है। तो राइट्स इशू के डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पे भी मिल सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सेबी पे जाके सीधे यहाँ पे जो पब्लिक इश्यूज हो रहे हैं, जो IPOs हो रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट कैसे लेना है। और इसी फाइलिंग्स में ही अभी पब्लिक इश्यूज के नीचे ही आपको यहाँ पे राइट्स इश्यूज दिखाई दे रहा है नीचे, यस। तो इस राइट्स इश्यूज में भी वही सारे डॉक्यूमेंट की कॉन्सेप्ट जो प्रोस्पेक्टस है वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, और इसको ओपन करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा राइट्स इश्यूज का। जो भी कंपनीज का राइट्स इश्यूज आ रहा है वो यहाँ पे इनका नाम दिखाई दे देगा। तो देखिए, दिसंबर 2022 को 2023 में ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड का आया था यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट राइट्स इशू का। तो इस डॉक्यूमेंट को मुझे ओपन करना है, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इजिली। डाउनलोड करके फिर अगर इसका भी फॉर्मेट अगर आपको देखना है ना, इफ यू वांट टू जस्ट सी द फॉर्मेट, तो उसी तरीके से सेम QIP प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट जैसा होता है वैसा ही भर भर के इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। देखिए, रिस्क फैक्टर्स, जनरल, जो भी चीजें मैंने अभी बताई सेम फॉर्मेट ही है, बट यहाँ पे एक टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, क्योंकि राइट्स इशू अभी बीच में कंपनी कर रही है। अभी IPO जब आया था कंपनी का, 10 साल पहले हो सकता है, 15 साल पहले हो सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन एक आउटडेटेड हो गया है, राइट। कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से अभी रिलेवेंट नहीं है, जैसे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कुछ मेजर इवेंट्स वगैरह। बट जो राइट्स इशू अगर आपकी कंपनी में, किसी कंपनी में हुआ है, तो आपको और एक बार एक पूरा ग्लिम्स मिल जाएगा, एक डिटेल्ड पिक्चर मिल जाएगा आपके कंपनी के बारे में कि उस कंपनी में हो क्या रहा है। वापस आते हैं हमारे एनालिसिस के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपने मार्क की होगी जो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर अभी हम एक एक करके शुरू करते हैं। समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं सीधे। समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट पूरा समरी है, जो कि आपको तुरंत एक आइडिया दे देगा बिजनेस का क्या है एंड इंडस्ट्री का क्या है। क्या मैं ये पढ़ूंगा क्या अभी बिजनेस का, क्योंकि ये क्या है, प्रोस्पेक्टस का इन्फॉर्मेशन है। अगर आप IPO के टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहते हो कंपनी का, तो ऑब्वियसली ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अभी मैं ये कंपनी का IPO कब आया था, 2021 में आया था, और वो वाला डॉक्यूमेंट है। और इस कंपनी का QIP आया हुआ है, ऑलरेडी QIP आया हुआ है, तो मैं प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट को ही पढ़ूंगा, राइट। जस्ट एंड वहां पे भी वही सेम इन्फॉर्मेशन रहेगी, जस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। समरी ऑफ द बिजनेस क्या करती है कंपनी, पूरा इन्फॉर्मेशन है। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है, क्रिटिकल ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स बनाती है, ये इनके प्रोडक्ट्स है। EV ट्रैक्शन मोटर्स, हाइब्रिड चार्टर मोटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को ये कैटर करती है। फिर कौन से इंडस्ट्री में है एंड उसका पर्टिकुलर अपडेट क्या है, समरी क्या है। दिस इज व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन इज, समरी ऑफ द इंडस्ट्री, समरी ऑफ द बिजनेस। फिर आवर प्रोमोटर्स कौन है, आवर प्रोमोटर्स का डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 230 पे मिलेगा बोलता है। अगर आपको प्रोमोटर्स के बारे में तुरंत जानना है तो सीधे आप जाओगे कहाँ, 230, यहाँ पे सर्च करूंगा मैं 230, एंड मुझे प्रोमोटर्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे देखिए ओपन हो गया मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे CEO किसको बनाया है, विवेक विक्रम सिंह को। विवेक विक्रम सिंह के नीचे कौन कौन काम करता है, मेनली कौन से डिविजन से, तो विक्रम वर्मा यहाँ पे ड्राइवलाइन डिवीजन के CEO है। फिर ये CTO है, राइट, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ये कौन है, ये कॉमस्टार ऑटोमोटिव के यहाँ पे CEO है। तो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के CEO, CTO और CFO ये इनके अंडर ये पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है इन्होंने, राइट। फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखना कि मैनेजर पर्सनल में विवेक विक्रम सिंह का पूरा इंफॉर्मेशन है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या था। फिर रोहित नंदा जो CFO है वो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, एंड उनको मल्टीपल डाइवर्स इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस है, लाइक स्टील सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, फार्मा, केमिकल सेक्टर में एक्सपीरियंस है। फिर अजय प्रताप सिंह कौन है यहाँ पे, ये कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है, राइट। तो उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, बैचलर्स डिग्री की है इन्होंने लॉ में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है वो, एंड सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है इनको मर्जर्स एक्विजिशंस में। तो पूरा इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक CTO है सैट मोहन गुप्ता, राइट, ही CEO ऑफ कॉमस्टर ऑटोमोटिव। तो इन्होंने क्या डिग्री की है। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको यहाँ पे बीच बीच में जो है यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलती है। मैं फिर से अपने समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पे ये जब भी बताएंगे आपको कि आवर प्रोमोटर्स का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है वो 230 पे है, तो आप तुरंत वहां पे जाके चेक कर सकते हो प्रोमोटर्स का इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं। आपको समझ में आएगा कि कौन से फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस है, फैमिली ड्रिवन प्रोमोटर्स है मेरे संजय कपूर वगैरह, और कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है।
ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो भी पैसा आपने रेस किया है आईपीओ से, राइट, तो वो कहाँ पे आप यूटिलाइज करने वाले हो उसका भी इन्होंने समरी दे रखा है कि जो पैसा हम रेस कर रहे हैं कितना, नेट प्रोसीड्स कितना है 293 करोड़ का, तो 293 करोड़ में से 241 करोड़ विल बी यूज्ड टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स एंड द अदर पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स विल बी यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स कौन कौन है, प्रोमोटर्स कौन है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन एंड रानी कपूर आरके फैमिली ट्रस्ट, तो रानी कपूर यहाँ पे मदर है संजय कपूर जी की ही, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होती है ऑलरेडी, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समरी ऑफ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन, तो सारी चीजों का समरी इन्होंने दे रखा है। रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे क्या है, तो रिस्क फैक्टर्स को डिटेल में समझना है, पेज 26 पे है। ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज का समरी दे रखा है इन्होंने, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का भी इन्होंने यहाँ पे समरी दे रखा है। ये पूरा कवर हो जाएगा मैनेजमेंट एनालिसिस के चैप्टर में कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को कैसे एनालाइज करते हैं, राइट। तो अभी आते हैं रिस्क फैक्टर्स के सेक्शन पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समरी में कुछ नहीं था, समरी कि पैसा जो आप रेस करे उसे कहाँ पे यूज करने वाले हो, कौन शेयर होल्डर्स है, बिजनेस क्या करता है आपका उसका एक समरी, एंड इंडस्ट्री क्या करता है उसका समरी। यहाँ पे मैं आ गया रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। तो सारे रिस्क जो है कंपनी के बारे में, अगर आपको एंटी थेसिस पॉइंटर्स चाहिए अपने कंपनी के बारे में, क्या बुराई है क्या नहीं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। पहला रिस्क क्या बता रहे हैं ये लोग, पहला रिस्क, पहले चीज मैं प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ फिर से एक बार। प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं रिस्क फैक्टर्स पढ़ूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास 2024 की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो सेम ही है ऑब्वियसली फॉर्मेट, तो मैं लेटेस्ट वाला इन्फॉर्मेशन ज्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि QIP यहाँ पे हुआ है इसलिए। तो रिस्क फैक्टर्स में पहला रिस्क क्या बोल रहे हैं ये लोग, आवर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑटोमोटिव सेक्टर ग्लोबली, राइट। जो भी, तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और इनसे इस पर्टिकुलर रीजन से ज्यादा रेवेन्यू डिराइव करते हैं, तो बाहर ऑब्वियसली यहाँ पे फिर ज्यादा रिस्क रहेगा। जो भी एक्सपोर्ट करेगा कंपनी, जो भी जहां से भी रेवेन्यूज आ रहा है, तो उस कंट्री में कुछ हो जाता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क आ जाते हैं, तो डेफिनेटली इस कंपनी की भी फाइनेंशियल्स को अफेक्ट पड़ेगा। तो वही चीज बता रहे हैं कि दे आर एक्सपोज टू द फ्लक्चुएशंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरसीज एंड इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट्स। कुछ भी अगर बाहर के मार्केट्स में होता है तो वो हमें भी इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली। तो वो सारा चीजें उसका डिटेल में बताया है, रेवेन्यू का प्रोपोर्शन कितना है वो भी ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका से कितना आता है इनका, 2019 में कितना आता था, 2020 में कितना था, 2021 में, ADR-HP का ही है, राइट। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फिर नीचे दूसरा रिस्क क्या है, नेगेटिव पब्लिसिटी अगर कोई करेगा हमारे हमारे ब्रांड के रिलेटेड या सोना BLW के ऊपर अगर नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, डेफिनेटली दैट वुड अफेक्ट देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली इनको एज ए सप्लायर उतना अच्छे से इनका रेपुटेशन नहीं रहेगा अच्छा, एंड इनको बिजनेस नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस है ये तो। फिर उसका भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स कुछ हुए हैं क्या, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली अगेंस्ट सर्टेन पार्टीज, तो कुछ भी लिटिगेशन वगैरह वगैरह कुछ हुआ है पास्ट में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो फिर नीचे आता हूँ मैं थर्ड रिस्क। तो ऐसे कितने रिस्क हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं, और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सारे रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जो कि मिनिमल एकदम छोटी रिस्क से, मतलब जो नॉर्मल रिस्क से, जैसे कि बिजनेस करने का एक नॉर्मल रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी तो है ही, राइट। आप इनकम जनरेट करोगे या फिक्स अमाउंट जनरेट करोगे ऐसा तो नहीं होता है, अगर डिमांड है मार्केट में तभी कमाओगे, डिमांड कम हो गया तो आपको लॉस भी भुगतना पड़ सकता है, दैट इज द कॉमन रिस्क इन द बिजनेस, सभी को पता है। तो वो भी रिस्क फैक्टर्स ये यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो उन रिस्क फैक्टर्स को आपको, जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स है उसको आपको अवॉइड करना है, जो क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स है, जिसके यहाँ पे कुछ क्रिटिकल इन्होंने बताया होगा। मैं नीचे आता हूँ, आवर बिजनेस डिपेंड्स अपॉन आवर टॉप 10 कस्टमर्स and the loss of such customers or significant reduction in the business in purchases by such customers will have significant adverse impact on our business। नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा बिजनेस के ऊपर अगर कोई भी हमारा कस्टमर छोड़ के चला जाता है, तो मतलब कौन सा रिस्क है यहाँ पे, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। आप ये लिख सकते हो अपने रिसर्च नोटबुक में कि भाई ये कंपनी में कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्यों, क्योंकि सिर्फ टॉप 10 कस्टमर से ही मैक्सिमम यहाँ पे रेवेन्यू आता है। इमीडिएटली आपको पॉइंट मिल गया, वो कस्टमर्स कौन है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, 75% टोटल इनकम इनका यहाँ से ही आता है वगैरह वगैरह, ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। फिर फोर्थ वाला रिस्क कौन सा है, वी हैव अंडरटेकन एंड मे कंटिन्यू टू अंडरटेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, एक्विजिशंस हम करते रहेंगे। एक्विजिशंस करना मतलब ही रिस्क है, तो वही वो कॉमन रिस्क की बात कर रहा है, जिसमें एक्सपोजर टू अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क्स। अगर हम जो एक्वायर कर रहे हैं कंपनी, अगर वो बाय चांस अगर अच्छे से वर्क नहीं करता, उसका सिनर्जी इफेक्ट नहीं मिलता है, देन दैट इज द रिस्क। तो ये कॉमन रिस्क हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये करना है, सारे रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे देखना 6, 7। तो ये रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो वो आपको खुद
पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, मैं आपको सारा चीज पढ़ के नहीं दिखा सकता हूँ, ये कॉमन सेंस है, यू विल बेटर एबल टू नेविगेट ऑल दैट वंस यू एनालाइज दिस डॉक्यूमेंट। प्राइसिंग प्रेशर ग्रॉस मार्जिन के ऊपर अफेक्ट कर सकती है क्या, क्या एबिलिटी है क्या इनकी रॉ मटेरियल के प्राइस हाइक होने पर ये उसे पास ऑन कर सके कस्टमर को, तो इसका मतलब प्राइसिंग पावर है क्या कंपनी में, अगर वो नहीं है तो वो रिस्क फैक्टर है, इसी के बारे में बात हो रही है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, वो तो कॉमन रिस्क है, एंड बहुत सारे इन्होंने ऐसे ही, ये देखिए कितने सारे रिस्क फैक्टर्स से मैं दिखाता हूँ 15, तो यहाँ पे 16 17 18 बहुत सारे हैं, जिसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी नॉर्मल होते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर्स आपको पढ़ना है एक नॉर्मल, एंड देन फिर से मैं आता हूँ इंडेक्स पे। अभी ये प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट का रिस्क फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे राइट, डीआरएचपी का भी सेम ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ फिर से वापस डीआरएचपी पे, एंड इसका कंटेंट में दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, रिस्क फैक्टर्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको रिस्क फैक्टर्स पढ़ना है, फिर इंट्रोडक्शन में आता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, इसमें आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर में कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस इशू को लेके आने का, राइट, पैसा ये क्यों रेज कर रही है, किस काम के लिए रेज कर रही है, एंड कहाँ पे ये पैसा डिप्लॉय करने वाली है, इस समरी में भी इन्होंने मेंशन किया था, बट उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर में होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, ऑफर फॉर सेल है, राइट, ऑफर फॉर सेल में कौन सा शेयर होल्डर यहाँ पे सिंगापुर ये प्रोमोटर है जो कि एग्जिट कर रहा है, एंड इसके जो भी इससे जो भी पैसा आएगा उस पर पूरा हक इस प्रोमोटर का रहेगा ऑब्वियसली, और इसका पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा अपने ग्रोथ के लिए, तो ये एक ऑब्वियसली हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फ्रेश इशू, तो जो भी पैसा उठाया है 293 करोड़ वो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसमें भी फिर ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा आपको, ये नेट प्रोसीड्स है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, पूरा जो भी डेट है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन ये देते हैं कि कौन सा डेट है जो इन्हें रीपे करना है। यहाँ पे टेबल दे रखा है इन्होंने, एचडीएफसी बैंक से इन्होंने ये लोन ले रखा है, किसके लिए लोन लिया था, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए, फिर और एक कैपेक्स करने के लिए, तो ये जो भी प्रीवियस लोन्स है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है, इसी लोन को चुकाने के लिए ये पैसा यूटिलाइज करने वाले हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन। फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि कोई खास चीज नहीं होती है, खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस को चुकाने के लिए यूज किया जाता है पैसा, और ये 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई कंपनी रेज कर रही है 1000 करोड़ रुपए, तो 1000 करोड़ का जो 25% है उतना ही लिमिट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूटिलाइज करने के लिए, मतलब 25% से ज्यादा आप अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल मतलब कुछ भी चीजें आ सकती है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने कैपिटल रेज किया और सारा बता दिया कि हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यहाँ पे कैपिटल रेज करें और यहाँ पे हम इस पैसे को यूज करेंगे, मतलब सैलरी खुद को ही देंगे वगैरह, कुछ भी इलीगल चीजें, अनएथिकल चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे एक रूल है कि 25% से ज्यादा 25% से ज्यादा प्रोपोर्शन पूरा नेट प्रोसीड्स का आप यूज नहीं कर सकते हैं इस जगह। देन ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी है वो सारी चीज कॉमन इन्फॉर्मेशन है ये, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का एक मॉनिटरिंग आता है हमेशा। फिर यहाँ पे नीचे देखिए बेसिस फॉर ऑफर प्राइस, तो ये जो भी ऑफर प्राइस है इनका, तो ऑफर प्राइस कहाँ पे है, कहाँ पे दिखा देगा मुझे, यहाँ पे देखिए ऑफर प्राइस क्या है कंपनी का, 291 रुपीज का यहाँ पे ऑफर प्राइस मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। 291 रुपीज ये इन्होंने सेट किया है अपने कंपनी का प्राइस, तो क्यों सेट किया है उसका जस्टिफिकेशन बेसिस फॉर ऑफर प्राइस में दिया जाता है कि कैसे आपने वैल्यूएशन किया एंड कौन सी चीजों ने आपको ये प्राइस पर अपने अपने सेट किया, किस बेसिस पर आपने ये प्राइस सेट किया, तो बेसिस फॉर ऑफर प्राइस में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसमें आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स कंपनी की समझ में आएगी कि कंपनी बोल रही है कि जो भी हमने ऑफर प्राइस सेट किया है, ऑफर प्राइस इज 29.1 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इतना जो भी ये ऑफर प्राइस है वो किस कारण हमने सेट किया, क्योंकि हम लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एंड सप्लायर है ग्लोबल ईवी मार्केट में, देन दे आर वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल कंपनीज एंड गेनिंग मार्केट शेयर, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एबिलिटी है इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दोनों में भी, हाईली एक्सपीरियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये दिखा रहे हैं। अच्छा, तो वो सारी चीजें ये जस्टिफिकेशन आपको दे रहे हैं कि ऑफर प्राइस हमने 291 का क्यों सेट किया, फिर उसका वैल्यूएशन ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप क्वालिटी फैक्टर्स और क्वांटिटी फैक्टर्स बस आप ऊपर से देख सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नीचे हम आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे चले जाते हैं हम। रिस्क फैक्टर्स हमने देख लिया, समरी हमने देख लिया, फिर उसके बाद सीधे यहाँ पे हम अबाउट आवर कंपनी में इंडस्ट्री ओवरव्यू पे आ जाएंगे। इस पे इंडस्ट्री ओवरव्यू, अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 4, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। जहाँ पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू देगा पहले, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक कैसा चल रहा है, 2021 का है डीआरएचपी, जब कंपनी का आईपीओ आया था, तो डेफिनेटली ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी रेलिवेंट नहीं है उतना।
पास्ट में क्या हुआ था, अगर वो जानना है वो आप बिल्कुल समझ सकते हो, बट हमें वो काम नहीं है। जीडीपी क्या क्या है क्या नहीं, बट कंपनी का बिजनेस कैसा इवॉल्व हुआ है अगर वो समझना है। यहाँ पे देखिए पीएलआई स्कीम का एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑटोमोबाइल्स के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बजट है वो अलॉट किया गया था अराउंड 751 बिलियंस का, राइट। सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए यहाँ पे पीएलआई में इंसेंटिव दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स को इज द सेकंड हाईएस्ट वन इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स ऑफ 521 बिलियन। फिर फार्मा के लिए यहाँ पे सपोर्ट किया है 253 बिलियन। तो लार्जेस्ट अमाउंट इज गिवन फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स का कितना है, स्पेसिफिकली 570 का है, जिस इंडस्ट्री में सोना बीएलडब्ल्यू है। तो वो चीज दिखाने की कोशिश करे कि यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी का टेलविंड्स भी, और जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी का सपोर्ट होता है किसी इंडस्ट्री को, डेफिनेटली लाइक सोलर और डिफेंस। तो 2023 में इन कंपनीज ने अच्छा किया था, इन सेक्टर्स ने अच्छा किया था, राइट। तो वही एक प्रोबेबली चांसेस है इस इंफॉर्मेशन को लिस्ट आउट करने का इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। तो और फिर उसके बाद की ड्राइवर्स क्या है व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन का, जो भी ये ईवी सेगमेंट है इसका की ड्राइवर क्या है, कौन से क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली, राइट। इसी कारण तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टूवर्ड्स फोकस कर रहे हैं। बैन ऑन फॉसिल फ्यूल्स व्हीकल्स पोल्यूशन के कारण गवर्नमेंट सपोर्ट भी है यहाँ पे, वो सारा इन्फॉर्मेशन। एंड उसका लिथियम आयन कौन से पॉलिसीज है फेम 2, उसका भी नॉलेज आपको मिल जाएगा। बट ये अभी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। मैं प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट पे आऊंगा और ये सेम सेक्शन यहाँ पे जाके ओपन करूंगा। तो सेम सेक्शन के लिए मुझे देखना पड़ेगा इंडस्ट्री ओवरव्यू, यहाँ पे है 124। तो इस इंडस्ट्री ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ मैं सिंपली, वही सेम चीज मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ द ग्लोबल इंडियन इकोनॉमी ओवरव्यू मुझे दे रहा है। अभी ये इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्शन देख सकता हूँ क्या क्या प्रोजेक्शन है वगैरह, बट यहाँ पे मुझे इकोनॉमी एनालिसिस नहीं करना है अभी फिलहाल। ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या है, तो टॉप टू डाउन अप्रोच होता है, राइट। पहले इकोनॉमी के बारे में बता दें, फिर इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। रिव्यू ऑफ द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इसका सब इंडस्ट्री क्या है, ऑटो एंसिलरी, ऑटो कंपोनेंट बना दिए। यहाँ पे देखिए पैसेंजर व्हीकल का पूरा इन्होंने बता रखा है कि क्या सीएजीआर है, क्या सीएजीआर रहा है पैसेंजर व्हीकल का, राइट। पूरा पीवी इंडस्ट्री का, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सब सेगमेंट्स है। अभी यहाँ पे देखना पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री का, यहाँ पे सीएजीआर वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। फिर नीचे जैसे जाऊंगा सेगमेंटल शिफ्ट्स अमिश प्रीमियमाइजेशन, तो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स है, महिंद्रा के स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हो गए, टाटा मोटर्स के हो गए स्पोर्ट्स एसयूवी व्हीकल्स, जिसके लिए डिमांड बढ़ रहा है यहाँ पे, राइट। और हैचबैक सेडन्स, हैचबैक्स तो पूरा कम हो रहा है इसका डिमांड बिकॉज ऑफ द शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन। फिर पूरा इंफॉर्मेशन है। पावर ट्रेन मिक्स क्या है, मतलब पावर ट्रेन मिक्स मतलब कन्वेंशनल फ्यूल्स वाले, सीएनजी वाले, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले, कौन से कार्स यहाँ पे अभी ज्यादा प्रेजेंस है, किनका ज्यादा प्रेजेंस है। तो यहाँ पे कन्वेंशनल व्हीकल का 92% का यहाँ पे प्रेजेंस था, अभी वो घट के 80% हुआ है। एंड जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर है वो अचानक से यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फ्रॉम 0.1% टू 3.8% ये चला गया है। तो वो हम देख सकते हैं कि पूरा एक डाटा हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा, कि इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। व्हीकल का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है अभी भी, राइट। इंडिया हैड 26 कार्स पर 1000 पीपल के लिए 26 कार्स है इंडिया में, जो कि अगर बाहर के देशों का देखें हम, ब्राजील, रशिया, मेक्सिको में, तो वो भी ज्यादा है, राइट। एंड जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे तो और भी ज्यादा है, 500 300 कुछ है यूएस में पर 1000 पीपल, 300 या 200 लोगों के पास गाड़ियां होती हैं, बट इंडिया में वो नंबर सिर्फ 26 का है। तो एक हेवीली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, जो कि एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। रेगुलेशंस यहाँ पे गवर्नमेंट के पॉलिसी टेलविंड से, पॉजिटिव टेलविंड से, फिर जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर, सारे जो भी यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड, जो भी ग्रोथ ड्राइवर्स है वो आपको मिल रहा है। आउटलुक ऑन द डोमेस्टिक, तो ऐसा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा है। फिर इनके ग्रोथ स्ट्रेटजीज का क्या है, एपिक मोबिलिटी, ये इनका फॉर्मूला है। तो ये एपिक क्या है, ई फॉर इलेक्ट्रिक, फिर इलेक्ट्रिक जो भी स्ट्रेटजी है इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, फिर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देना लोगों को, इंटेलिजेंट एंड कनेक्टेड, राइट। तो ये आप पढ़ सकते हो टू अंडरस्टैंड देयर ग्रोथ स्ट्रेटजीज। आवर ऑपरेशन, ये मेन काम क्या करते हैं, और यहाँ से कंपनी की इंफॉर्मेशन शुरू हो गई, राइट। कंपनी के हर एक प्रोडक्ट का एंड यूसेज क्या है वो भी बता रहे हैं लोग, राइट। आप कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये पढ़ना है, ये बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है कि डिफरेंशियल असेंबलीज का क्या इन्फॉर्मेशन, क्या यूज है। वी डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर हाई टॉर्क ड्राइव यूनिट्स, राइट। डिफरेंशियल असेंबलीज विद फाइनल गियर, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो सिर्फ टर्निंग के लिए मदद करती है, इफिशियंसी बढ़ाती है, राइट। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एंड यूज क्या है वो भी इन्होंने अच्छे से यहाँ पे बता रखा है। इफ यू विल गो टू मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, तो ये हम अभी तक इंडस्ट्री के सेक्शन में थे, राइट। हम यहाँ पे इंडस्ट्री के सेक्शन में थे,
तो अगर आप मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में जाओगे देन यू विल फाइंड मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स। तो सारा कस्टमर कौन है क्या नहीं, आवर प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स क्या है, कस्टमर्स क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा एंड किन किन को ये कैटर करते हैं। अभी अभी इस कंपनी की अगर हम बात करें तो एक कस्टमर का नाम रिवील नहीं करते, बट डीआरएचपी में इन्होंने रिवील किया हुआ है। अगर आपको वो भी देखना है तो आप सर्च करिए ना, आप यहाँ पे कस्टमर्स डालिए एंड आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा कस्टमर का नाम। क्या कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको सर्च करना है एंड सिंपली विल गेट द नेम इन द आवर बिजनेस। आवर बिजनेस में आपको सारी चीज़ें मिलती है कि सप्लायर्स कौन है कंपनी के, कस्टमर्स कौन है कंपनी के, किस वैल्यू चेन में है, कैसा सप्लाई चेन है, रॉ मटेरियल्स क्या है कंपनी के, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में अगर आप जाओगे तो ऐसे ही हर एक सेक्शन नहीं, बट जो मैंने बता रखा है शुरुआत में, और यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मैंने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई लुक फॉर इन द डीआरएचपी समरी, रिस्क फैक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, इसका मतलब होने जा लिया कंपनी डिटेल्स में सारी डिटेल्स, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, उसके प्रोडक्ट्स, सब कुछ। मैनेजमेंट के डिटेल्स भी होते हैं, एमडीएन एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। तो चलिए ये लास्ट वाले पार्ट्स देख लेते हैं जल्दी से, आपको एक ओवरव्यू देता हूँ जल्दी से यहाँ पे। सो सी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में ये आवर बिजनेस का सेक्शन है, देखिए दिस इज द सेक्शन ऑफ आवर बिजनेस। आवर बिजनेस में तो आपको पूरा बिजनेस का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा है कि डिफरेंशियल असेंबली किन किन गाड़ियों में यूज होता है, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, एंड डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इसका काम क्या होता है। अ मैकेनिज्म इंक्लूडिंग गियर्स दैट ट्रांसमिट्स पावर टू द व्हील्स। अच्छा, तो पावर जो भी है इंजन में जो पावर है उसको ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंशियल असेंबली का यूज होता है गाड़ियों में। ये डिफरेंशियल गियर्स का किस लिए इस्तेमाल होता है, व्हिच गोज इनटू द डिफरेंशियल, अच्छा ये सपोर्टिव कंपोनेंट है डिफरेंशियल असेंबली का। सो स्टार्टर मोटर्स कहाँ पे यूज होता है, ये सिर्फ कन्वेंशनल व्हीकल्स में यूज होता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सिंपली टेक ऑल द नोट्स फ्रॉम द डीआरएसपी और प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट। फिर से मैं चलता हूँ इंडेक्स पे, एंड इंडेक्स पर जाके अभी हम सीधे चलते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस भी हमने देख लिया। लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखना है तो आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस क्या क्या है कंपनी के ऊपर। तो पहला ही लिटिगेशन है कंपनी के ऊपर मटेरियल टैक्स प्रोसीडिंग्स। तो टैक्स डिस्प्यूट है यहाँ पे, कुछ असिस्टेंट कमीशन ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली ने यहाँ पे कुछ असेसमेंट ऑर्डर, जो कि डेट है दिसंबर 29 2019 में, कुछ असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पे इशू किया गया था कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 18 में, राइट। तो यहाँ पे कुछ टैक्स डिमांड होगा कितने का, 70.85 मिलियन पेएबल का, राइट। तो यहाँ पे टैक्स डिमांड है कितने का, 70.85 मिलियन पेएबल। अमाउंट देख के ही पता चल जाएगा कि ये मैटर कितना मटेरियल है या कितना इंपॉर्टेंट है। 70.85 मिलियन मतलब 7 करोड़ रुपए। एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,000 करोड़ का और जो ईयरली सेल्स करती है 3,560 करोड़ का, राइट। ईयरली सेल्स इतना है और ईयरली प्रॉफिट्स 580 करोड़ का है, और उसके लिए अगर टैक्स डिमांड आता भी है 7 करोड़ का, राइट, तो कुछ बड़ा मैटर है क्या, नहीं है। तो अमाउंट देखना है आपको कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है एंड आपको आगे बढ़ना है इफ इट इज नॉट मटेरियल, क्योंकि हमें वेस्ट नहीं करना है हमारा टाइम, राइट। जो मटेरियल है उस पर हमें यहाँ पे फोकस करना है। फिर दूसरा लिटिगेशन क्या है, मटेरियल सिविल लिटिगेशन। अभी ये सब पढ़ना है आपको डेफिनेटली, एंड आई नो मेनी पीपल विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड दिस। मैं भी करता हूँ, तो क्या करूंगा मैं, मुझे समझना है इसको अच्छे से और अच्छे से और जल्दी से समझना है, तो मैं आई विल जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं जल्दी से, एंड इसको कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी के इस वेबसाइट पर जाके सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी करके, राइट। यहाँ पे इसको अपलोड होने दीजिए ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को, एंड आप यहाँ पे सिंपली डाल दोगे एक्सप्लेन मी दिस मैटर इन सिंपल वर्ड्स, राइट। आपको एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा कंपनी के बारे में, सोना बीएलडब्ल्यू को, जो कि मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर रिसर्च करो, जिस भी कंपनी के ऊपर रिसर्च करो, वो आपको एक प्रॉम्प्ट देना है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, एंड फिर आप शुरू करोगे अपने अपने क्वेश्चंस, तो ये खुद ब खुद आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। तो यहाँ पे अभी ये बहुत ही अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में देगा व्हाट इज द इशू, मेन इशू क्या है। तो यहाँ पे लॉ सूट फाइल किया गया है अगेंस्ट किसके, सोना मंदिरा प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट एंड उनके डायरेक्टर के अगेंस्ट। क्यों लॉ सूट फाइल किया गया है, तो यहाँ पे नाम सोना यूज किया है इन्होंने ट्रेडमार्क में, तो कुछ इंटेलेक्चुअल ट्रेडमार्क राइट्स का यहाँ पे वायलेशन किया गया है, हमारा नाम यूज किया गया है, तो उसके अगेंस्ट कुछ लॉ सूट है। तो अमाउंट कितना है, 20 मिलियन का डैमेजेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ गया, तुरंत समझ में आ गया, राइट। सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी ये समझना है आपको, सेम वही करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट एस, स्क्रीनशॉट लो इसका, टेक द स्क्रीनशॉट एंड कॉपी इट। यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा इसको एंड सेम वही पेस्ट करना है, और फिर आपको बार बार प्रॉम्प्ट देने की भी जरूरत नहीं होती है। आई विल सिंपली जस्ट पुट द एंटर बटन एंड ये मुझे ये भी एक्सप्लेन कर देगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लीगल मैटर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ प्लॉट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पे
इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लॉट था, इनका इंडस्ट्रियल प्लॉट था जो कि कंपनी को दिया गया था एंड उसके रिलेटेड कुछ इश्यूज है, राइट, इट विल गेट अ फुल रिफंड। तो ये आप पढ़ के इजीली, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। द डिस्प्यूट, द कंपनी रिटर्न द प्लॉट बिकॉज इट लैक्ड बेसिक, तो इन्होंने प्लॉट रिटर्न कर दिया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, राइट। ओरिजिनल प्राइस कितना था प्लॉट का, 184.9 मिलियन था, 18 करोड़ का था। बट HSIIDC जो कि हरियाणा क्या है, ये हरियाणा गवर्नमेंट जो है, इन्होंने सिर्फ इनको रिफंड किया कितना, 165.4 मिलियन, तो बाकी का अमाउंट इन्होंने नहीं रिफंड किया, 19.5 मिलियन। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे डिस्प्यूट है। अगेन अमाउंट कितना है भाई, 19.5 मिलियन है सिर्फ, मतलब 1.9 करोड़। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक ओवरऑल आपको आइडिया लेना है एंड इसी तरीके से लिटिगेशन में होगा। अभी ये DRHP का था। प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स में अगर आकर आप लीगल प्रोसीडिंग्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा सिर्फ। तो लीगल प्रोसीडिंग्स में आपको अभी यहाँ पे देखना, लिटिगेशंस इन्वॉल्विंग इन आवर कंपनी, तो कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है क्या, कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है क्या कंपनी के अगेंस्ट में, नो नहीं है। एक एक लाइन में आपको यहाँ पे आंसर समझ में आ जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है कंपनी के अगेंस्ट, कुछ भी पेंडिंग मैटर नहीं है। फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग्स है क्या कुछ, वो भी नहीं है। यस नो करके सिर्फ इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड about all the litigations, about all the potential red flag issues in the company। ये पढ़ के यहाँ पे अभी गोइंग कंसर्न स्टेटस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब आगे जाके बिजनेस बंद हो सकता है क्या, तो वैसा कुछ भी सिग्निफिकेंट या मटेरियल ऑर्डर्स नहीं है जिसके कारण हमारा कंपनी का बिजनेस ऑपरेशंस फ्यूचर में बंद हो जाए। कुछ लीगल एक्शंस है क्या आपके कंपनी के प्रोमोटर्स के अगेंस्ट में 3 साल में, नहीं है। यहाँ पे कुछ इंस्पेक्शन वगैरह हुआ है क्या, नहीं है। तो कुछ फ्रॉड वगैरह किया है क्या आपके कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में, तो पूरा इन्फॉर्मेशन इन्हें यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली बताना पड़ता है जब भी आप QIP या प्राइवेट प्लेसमेंट इश्यूज लाते हो, राइट। तो ये पढ़ के भी आप इजीली पकड़ सकते हो कुछ भी चीज़ जो हो रही है। तो यहाँ पे कुछ ऑडिटर को क्वालिफिकेशंस मैटर है, तो उन्होंने ये भी बताया हुआ है, इसको मुझे समझना है, देन आई विल टेक द हेल्प ऑफ ChatGPT। तो आई होप कि आपको सभी सेक्शंस के बारे में इजीली यहाँ पे समझ में आया होगा, राइट। एंड कौन से सेक्शंस देखना है वो हमने प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स में इसमें भी हमने देख लिया है। समरी ऑफ द इशू डॉक्यूमेंट, रिस्क फैक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, कंपनी डिटेल्स, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस एंड लीगल प्रोसीडिंग्स लास्ट। बस इतना ही चेक करना है आपको। रिस्क फैक्टर्स को हमेशा पढ़ना है कंपनी के बारे में, वहाँ पे आपको एक अच्छी रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी बिजनेस की। तो बस इतना ही था। प्रोस्पेक्टस भी हमने देख लिया, राइट्स इशू डॉक्यूमेंट सारा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कहाँ से इनको हमें प्रोक्योर करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स इनको, कैसे इन डॉक्यूमेंट्स को हमें सर्च करना है, वो भी हमने सेबी फाइलिंग्स पर जाके देख लिया है। तो अभी मैं सीधे अगले सेशन से हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा मैनेजमेंट एनालिसिस का, राइट। फॉरेंसिक भी हम कवर करेंगे उसमें कि कौन से क्वांटिटेटिव फॉरेंसिक मैट्रिक्स है जिससे हम पोटेंशियल रेड फ्लैग देख सकते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे एनालाइज करना होता है, वो मैनेजमेंट एनालिसिस में पूरा कवर होगा। हमने बिजनेस एनालिसिस चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया है इस सेशन के साथ। आई होप आपको मजा आया होगा। पूरा सेशन 5, सेशन 6, सेशन 7, सेशन 8, 4 सेशंस के अंदर हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर कर लिया है। एंड आई होप दैट यू आर फाइंडिंग दिस एंटायर इन्वेस्टिंग साइंस इज हेल्पफुल, एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल।